नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे होते हैं इस क्लास का, साइंस का। आपको पता है डीएलएड 4th सेमेस्टर में जितने साइंस के टॉपिक हैं यानी सिलेबस क्या है इसका मैंने कल इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए भाई। इसके बाद मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट टॉपिक आपका आवेश। इसके बाद हम धारा पढ़ेंगे और इसके बाद आपका विभव पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक मिलाकर एक चैप्टर है, तो मैं एक एक कर बहुत छोटे छोटे लेक्चर में आपको कंप्लीट लेक्चर दूंगा। और साइंस में मात्र 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। मैं चाहता तो इसको इस एक एक चैप्टर को एक एक दिन में ख़त्म कर देता, या फिर मैं सारे चैप्टर को एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ मैराथन क्लास में। लेकिन मेरा मानना यह है, मेरा उद्देश्य यह है कि आप अगर सीख रहे हो तो उसके चारों तरफ की सारी चीज़ों को सीखो ना, बढ़िया से सीखो साइंस। जैसा कि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और साइंस के टीचर भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यही चीज़ कि आपको अगर साइंस पढ़ाया भी जा रहा है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए, हर एक टॉपिक को बताते हुए। जैसे कि अगर हमको आवेश के बारे में पढ़ना हो तो आपके बुक में तो केवल आवेश के बारे में ही दिया है, Q इक्वल टू एनी, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या विकर्षण करती है, इस प्रकार का अनुभव करती है, आकर्षण और विकर्षण का अनुभव करती है। सिर्फ इतना लाइन देकर उसका मात्रक दे दिया है, उसके बाद कुछ नहीं बताया गया है। बस आपको Q इक्वल टू एनी ये चीज़ देकर आपको बता दिया गया। लेकिन अब मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, यानी कि आपका आवेश बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए, अगर आवेश के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, परमाणु के बारे में जानना होगा। परमाणु क्या होता है इसको बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। परमाणु, इस परमाणु के बारे में जानना होगा भाई मुझे। इस परमाणु के बारे में जानने के बाद हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना होगा। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी आवेश कहाँ से कौन सी चीज़ से या फिर कहाँ से कौन सी घटना है आवेश, यह चीज़ें अगर आपसे कोई पूछे तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे। दूसरे रूप में हम जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इसके बाद फिर आएंगे आवेश पर, उसके बाद थेल्स के नियम पर आएंगे, फिर आएंगे आवेश पर, उसके बाद हम आएंगे थेल्स के नियम पर। थेल्स का नियम, थेल्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बोला था, किस प्रकार से आवेश की खोज इन्होंने किया था, डिस्कवर किया था, किसे धन आयन बोला था, किसे ऋण आयन बोला था, ठीक है ना, बताते हैं। थेल्स, थेल्स का नियम, इसके पहले भी एक साइंटिस्ट आते हैं, उसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको पढ़ाएंगे थेल्स के नियम के बाद आपको पढ़ाएंगे भैया कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, पैर में तगड़ा वाला चोट लगा हुआ है ना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक ही जगह खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। बहुत तगड़ा वाला, मतलब कि डॉक्टर बोला है चलना नहीं है, और पट्टी काफ़ी बकायदे की बांधी गई है। खैर वो ठीक हो जाएगा, है ना। आप लोग की दुआओं में इतनी जान होते हैं और उनकी दुआओं में तो बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो। बस वो एक बार तो देख लेते हैं तो सारी गम, सारे दुख, सब कुछ गायब हो जाता है। बस प्रभु सारी चीज़ें सही कर दें। अब देखना, सबसे पहले मेरे भाई परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, किसी पदार्थ का परमाणु जो है, किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, या फिर रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, परमाणु कहते हैं। फिर से सुनिएगा, परमाणु अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो बता देना है किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है या फिर ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है, बस यही परमाणु कहलाता है भाई। समझ गए कि नहीं, बस मत लिखना बीच में, बस लिख देना इतना, यह डेफिनेशन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो तो एक दो बार वीडियो को जरूर सुनिएगा और इसे लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं रटा रटाया नहीं आता हूँ, मेरे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं मैं बोल देता हूँ। ना ही साइंस के बारे में पढ़ता हूँ, बस देखा आपके टॉपिक में आवेश है, मैंने सोचा आवेश को बहुत ही अच्छे से बता दिया जाए। देखिए, अब परमाणु के बारे में आपने पढ़ लिया, अब आपको पता होना चाहिए उस परमाणु के अंदर और बाहर क्या होती हैं। यह मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अथवा इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु, कोई भी अगर हम मेटल ले लें, कोई भी तत्व ले लें, कोई सी भी वस्तु को ले लें, इसमें परमाणु पाया जाएगा। इसमें परमाणु है। अगर हम डब्बे की बात करें तो इसमें भी परमाणु है, इसमें ग्लोब की बात करूं तो इसमें भी परमाणु है।
यानी कि जो भी परमाणु है मेरे भाई उससे भी छोटे कण हैं। अब परमाणु एक अविभाज्य है कि विभाज्य है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है, रिसर्च में है, मतलब काफ़ी इंटर के लेवल में आप चले जाओगे, उतना भी डीपली नहीं पढ़ना है आपको, तो मैं उतना डीपली भी नहीं जाऊँगा। अब देखना आगे, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अथवा इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इसको भी कॉपी पे लिख लीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यह प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति के मूल कण क्या है, या फिर किसी परमाणु का मूल कण क्या है, किसी भी परमाणु का मूल कण, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन उसमें ऑप्शन में दिया था निम्न में से मूल कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा दे दिया गया था, प्रोटॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन दे दिया गया था, न्यूट्रॉन का उल्टा न्यूट्रिनो दे दिया गया था। इस तरह दे सकता है, तो उसमें इन तीनों के सिवा जो रहेगा वही तो नहीं है, और बाकी तीनों तो हैं। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मेरे भाई ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यह दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। डाल्टन का आपने जो अल्फा कण की बमबारी है चांदी के प्लेट पर, उसको आपने सुना होगा, अच्छे से देखा होगा, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके आगामी हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, सुपर टेट में, पीजीटी में, अन्य एग्जाम्स में। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यह चीज़ें, इतनी चीज़ें तो सबको पता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है नाभिक में विद्यमान होते हैं, और जो परमाणु का केंद्रीय भाग होते हैं, ये चीज़ें दिमाग में रखना। ठोस भाग बताया गया था उनके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। अब आ जाते हैं आगे। अब आपसे पूछा जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप देखना ध्यान से, जितना अंदर पॉजिटिव होगा उतना बाहर इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होगा, बस इतना दिमाग में रखना। और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है अगर आपसे पूछे तो बता देना, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। सी से, कूलाम को सी से दिखाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान, मास भी पूछता है, लेकिन मास पे नहीं जाना है हमें, बस जहाँ तक पूछा जा रहा है वहीं तक चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बताना, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, तभी तो ये दोनों आपस में बैलेंस बनाएंगे। न्यूट्रॉन भारी पड़ जाएगा तो भाई न्यूट्रॉन मतलब कि नाभिक वाला बेसिक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा सबको खींच लेकर आएंगे सब। तो याद रखना, अगर न्यूट्रॉन पे पूछा जाए तो न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्या बता देंगे, आवेशहीन होता है, आवेश रहित नहीं, सॉरी आवेश रहित भी बोल सकते हैं, आवेश सहित नहीं, आवेशहीन बोल सकते हैं आप इसको सिंपल भाषा में भाई, ठीक है, आवेशहीन होता है। ये चीज़ें क्लियर हैं, बताइए आगे चलें। अब आ जाइए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के, चाहे धातु हो चाहे अधातु में भी एक होता है ना ग्रेफाइट, जिसपे करंट फ्लो कर जाता है, तो बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के करंट, यानी कि पहली बात है करंट की बात छोड़ दो, आवेश जनरेट ही नहीं होगा बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगर आप चाहते हो कि मैं गैस में करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा लूँ, तो अगर गैस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती मेरे भाई, तो आप खुद बताओ, आप यहाँ पे रह नहीं पाते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं पाता, आप सांस लेते नहीं, सांस लेने में दिक्कत होती है आपको, क्योंकि यह पूरा इन्वायरमेंट में वायु ही तो है, एक गैसियस इन्वायरमेंट है आपका, तो इस गैस में ही तो आप रहते हैं। इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है। आप खुद सोचो, ये सारे गैसेस हैं, प्लस बहुत सारे गैसेस हैं, अमोनिया मतलब कि आपका जो मेथेन गैस है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो अगर गैस में करंट फ्लो करने लगता, अगर गैस में आयन उत्पन्न हो जाता, तो शायद हम आप नहीं बचते, करंट फ्लो कर जाती हर जगह, शॉर्ट सर्किट हर जगह हो जाती है ना। तो अधिकांश धातुएं, अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान समझना। परमाणु के बारे में हमने आपको समझा दिया, अब दूसरा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। भाई ध्यान समझेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, टाइम है ना अभी, हाँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई देखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में 2 आवेश है ना, सुनिए ध्यान से। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन को कैसे हम चेक करते हैं, देखना। अगर धातु, हम कहते हैं ना कि धातु में ही करंट क्यों फ्लो करता है, क्यों तांबा वाला ही हम लगाते हैं, क्यों हम एल्युमिनियम वाला ही लगाते हैं। आखिर एल्युमिनियम अच्छा सुचालक है कि कॉपर अच्छा सुचालक है? आखिर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक है कौन सा? चांदी है। चांदी में रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करेगी। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है
वह करंट के बहने का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विरोधाभास होता है, यह कह लीजिए। यानी करंट जिस तार में ज़्यादा फ्लो करता है, अच्छे से सुचारू रूप से चलता है, तो यानी कि वहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा लगभग जीरो है। जीरो नहीं कहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, रेजिस्टेंस जरूर कुछ ना कुछ होगा, चाहे जितना भी अच्छा या सुचालक वाला पदार्थ आप लेकर आ जाएं। जैसे कि आपका चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। उसी तरह से अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक दिमाग में रख लेना, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन काफी ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा, आप खुद सोच लो, अगर आपके पास होता 99 रुपए तो आप 1 रुपए सोचते कैसे भी हम इसको 100 रुपए कर लेते, और आप बहुत आसानी से 100 रुपए कर सकते हैं। उसको किसी से उधारी मांग सकते हैं, बोल देंगे 10 दिन बाद देंगे, वो आराम से दे देगा, कहेगा भैया इसके पास जब 99 रुपए की है, एक की ही कमी है तो एक दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 रुपए होता तो आप कहते मुझे 100 रुपए बनाने हैं। अब 99 रुपए मांगने में सोचो, अगर वह 100 रुपए में बात कर रहे हैं तो आपको कम लग रहा है, 1 करोड़ों में होता तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता आपको। 100 करोड़ बनाने में 1 करोड़ से करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, ये चीजें सोचिए। अब उसी प्रकार से धातुएं भी होती हैं, जो धातुएं इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट की अच्छी सुचालक होती हैं, उसमें 1 2 3 ही उसके एक तरह से बाह्य कोश में एक तरह से कह लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो मुक्त तरह से कहा जाता है ना, कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो धातु होगा। धातुओं के 50 तक काउंट कर लो, एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक वाला सारे के सारे धातु के कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन तो वैसे ही मेंडलीफ ने सेट कर दिया उसको लाके वहाँ पे, यह बिहेव करता है एस ब्लॉक की तरह, क्योंकि इसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा समझते चलिए। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। यानी कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं आपसे पूछ ले तो बता देना है, अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में केवल 1 या फिर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बस इतनी चीज दिमाग में रखना है। अब देखना, जो भी धातु होगा, जो भी एक तरह से एटम्स होंगे, जितने भी हमारे परमाणु होंगे, है ना, जितने भी धातु होंगे, एक तरह से कह लीजिए अगर सोडियम है तो सोडियम से जितनी दूर होगा कोई भी, इसका कक्षक जितना बड़ा होगा उतना ही, अगर मान लीजिए 72 कक्षा में इसका मान लीजिए 10 कक्षक हमने बना दिया, जैसे हमने Na बनाया, इसका 1 कक्षक बना दिया। जैसे मान लीजिए कोई एक और मेटल है Na, उसका हमने 2 कक्षक बना दिया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके पहले कक्षक में तो ये ज्यादा आकर्षक होगा, यह कम छोड़ेगा, यह छोड़ना ही नहीं चाहेगा। लेकिन किसी भी कक्षक में सबसे दूरस्थ स्थित इलेक्ट्रॉन ही भागने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो घर का गार्जियन है ना, वह अंदर बैठा है, सबको देखने के चक्कर में उसको नहीं देख पा रहा है, भूल जा रहा है, वो भाग जा रहा है। इस वजह से जिसके भी लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लेने और देने का प्रयास करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, और उसमें ही करंट बहुत खतरनाक तरीके से बहता है मेरे भाई, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के करंट बहेगा ही नहीं, आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं। इस वजह से याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालक एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। ये टॉपिक लिख लेना, लिखते चलना। आपसे पूछा जाए चालक एक सिरे से दूसरे सिरे पर कैसे पहुंचता है, तो आप बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालक जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, ठोस धातु की बात करते हैं। ठोस धातु के जो तार होते हैं उसमें विद्युत प्रवाह एक तरह से होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दिमाग में रख लेना, जो ठोस धातुएं होती हैं जैसे कि एल्युमिनियम हो गए, कॉपर हो गया, जैसे कि आपका आयरन हो गया मेरे भाई, बहुत सारे धातुएं हैं अगर देखा जाए तो यह सब धातुओं में जो ठोस धातुएं होती हैं उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। जबकि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, मतलब जो खोखले होते हैं अंदर से और बाहर पूरा मेटल होता है, दिमाग में सोच लेना। गेंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस गेंदा है, एक तो अंदर से खोखला है बाहर से मेटल है। तो जो पूरा ठोस है उसमें तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा बहेगा, लेकिन जो अंदर से खोखला है यानी उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य वाले पदार्थ में धारा का जो प्रवाह होता है उसके आयन के कारण होता है। अब यही आयन पढ़ना है हमको। अब आ गए अपने टॉपिक पर। आयन मतलब कि आवेश, आयन का मतलब आवेश होता है। अब इस आवेश के बारे में पढ़ना है। आवेश होता क्या है, पहली बात है यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत को आकर्षण करती है और या फिर विकर्षण करती है।
समझ गए कि नहीं? आकर्षण करना या फिर विकर्षण करने का जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा हम कर सकते हैं? आवेश के कारण ही कर सकते हैं। अगर आवेश आपको अनुभव हो रहा है इसका मतलब आप वैद्युत को आकर्षण कर रहे हैं या फिर विकर्षण कर रहे हैं। अगर आकर्षण कर रहे हैं भाई तो आप अपना अष्टक पूरा करने के चक्कर में, अगर विकर्षण भी कर रहे हैं तो अपना अष्टक पूरा करने के ही चक्कर में, यानी करंट का फ्लो वहां पे निश्चित होगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश होता है ना। एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है और एक धन आवेश होता है मेरे भाई। एक तो ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश भाई देख लो, ऋण आवेश ऐसे लिख लो, ऋण आवेश। एक होता है दूसरा धन आवेश, धन आवेश। जो ऋण आवेश होता है मेरे भाई, ऋण आवेश कब आएगा किसी के ऊपर? जब आपके पास पैसे की कमी होगी तभी तो आपके ऊपर ऋण आवेश आएगा, तभी तो आप ऋण मांगोगे दूसरे से। यानी कि अब इसका मतलब यह नहीं कि आप ऋण मांग लिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई ऋण मांगे हो तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई है, इस चीज को याद रखना। ऋण आवेश के ऊपर जो होता है इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि भाई वो पैसा ले लिया ना तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ गया, लेकिन बेचारा गरीब बना है क्योंकि यह मांगा हुआ है, इसको देना ही देना है किसी न किसी टाइम में, समझ रहे हो ना। और जो धन आवेश होता है ये गरीब बन जाता है देकर, लेकिन बना रहता है अमीर। भाई अमीर होता है तो इससे वह मांग लेता है, भाई ये भी दे देता है फ्री होकर। यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। याद रखना, अगर पूछा जाए ऋण आवेश किसे कहते हैं तो बता देना इलेक्ट्रॉन में जिसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी कह ले बस इतना इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जिसके भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो उसे कहते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कह लो, जिसके इलेक्ट्रॉन में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे ऋण आवेशित बोलेंगे, और जिसमें कमी हो जाएगी उसे धन आवेशित बोलेंगे। बस दो प्रकार के आवेश होते हैं, समझ गए। अब आता है आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का अगर मात्रक पूछा जाए तो कूलाम होता है, याद रखना है। सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है, एमकेएस में तो कूलाम होगा, क्या होगा? कूलाम होगा। और सीजीएस में पूछा जाए तो आप बताएंगे स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है मेरे भाई। बस ये दिमाग में रख लेना है चीज़ें, यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं तो आगे चलते हैं, ठीक है। एम्पियर सेकंड भी होता है ना, आगे चलते हैं। जैसे कि आवेश के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं मात्रक, तो अभी उसके लिए बताते हैं। जैसे कि एक फार्मूला है तब हम एम्पियर सेकंड बता दिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए, सुनते चलिए। अगर पूछा जाता है आपसे कि एक और मात्रक होता है आवेश का, क्यू बराबर आई टी करके होता है, फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, तो करंट में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कूलाम, फिर उसके बाद स्टेट कूलाम, एक और होता है। अगर यह आवेश ही तो है, आवेश को क्यों से दिखाते हैं, तो मात्रक क्या होगा? आई टी फार्मूला होता है, तो आई का मात्रक एम्पियर और टी का मात्रक समय यानी सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड भी एक आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। ये भी याद रख लेंगे, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। अब आवेश के लिए धन आवेश ऋण आवेश हमने बता दिया भाई, है ना, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब थेल्स के अनुसार अगर देखें एक और मतलब अच्छा, ये ऋण आवेश धन आवेश किसने खोजा था आपसे बोला जाए, किसने बताया था सबसे पहले ऋण आवेश धन आवेश, किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो आपको नाम भी याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। काश वो होते तो शायद मुझे चोट भी नहीं लगती, है ना। देखो ध्यान से, बेंजामिन फ्रैंकलिन, भाई गलत मत समझना, आप लोग पढ़ाई करो, मैं तो थोड़ा पागल सा हूँ ही। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। जो भी काम करो पागलों की तरह करो, मस्त तरीके से करो मेरे भाई, है ना, दीवाना बन जाओ बिल्कुल। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इस चीज़ को याद रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले किसके बारे में बताया था? ऋण और धन के बारे में बताया था। ये चीज़ें याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन मेरे भाई जो अगर पूछा जाए आपसे, जो थेल्स थे, थेल्स का नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। जो एक तरह से आवेश, ये इन्होंने बताया था ऋण आवेश धन आवेश के बारे में, है ना। लेकिन सर्वप्रथम जो बताए थे आवेशित करने का जो गुण दिया था, आवेशित करने की जो प्रक्रिया दी थी, किस प्रकार से कोई वस्तु आवेशित होगा, किस प्रकार से कोई वस्तु आवेशहीन होगा, किस पर आवेश प्लस का आ रहा है, किस पर आवेश माइनस का आ रहा है, यह चीज किसने बताया था? तो थेल्स ने बताया था। यही थेल्स का नियम है, याद रख लेना भाई। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। क्या बताया था? कि कौन सा वस्तु कितना धन आवेश है, कौन सा वस्तु ऋण आवेश है ना, याद रखना भाई। धन और ऋण आवेश जो शब्द हैं वो किसने दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। लेकिन प्रक्रिया के बारे में किसने बताया था? दोनों अलग अलग हैं। धन और ऋण का नाम दिया गया किसके द्वारा? भाई यही तुम्हारा साइंस का खेल है, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। लेकिन
ऋण आवेशित धन आवेशित होता क्या है, प्रक्रिया इसकी, यह किसने बताया था, थेल्स। इसी को थेल्स का नियम कहते हैं। भाई ध्यान सुनना, जब किसी कांच के टुकड़े को थेल्स का नियम बता रहे हैं, जब किसी कांच के टुकड़े को हम किसी मखमली चादर पर या फिर रेशमदार चादर पर जब रगड़ते हैं तो जो टुकड़ा होता है कांच का वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ग्रहण किसके द्वारा कर लिया जाता है, उस रेशमी कपड़े द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो जो त्यागता है उसके अंदर कमी आ गई, जब उसके अंदर कमी आई तो वह पॉजिटिव हो गया, यानी कि धनावेशित हो गया। और जो ग्रहण कर लिया, यानी कि रेशम के कपड़े जो ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉन को, वह अमीर आदमी बन गया, मतलब उसके पास पैसे अधिक हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि उस पर ऋण आ गया। ये चीज याद रखना, ऋण आवेशित हो गया। जो ग्रहण करेगा उस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी तो होगी लेकिन उस पर ऋण चढ़ जाएगा, और जो त्यागेगा उस पर धन, मतलब एक तरह धन की कमी तो होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगी लेकिन धन आवेशित हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, देने वाला। अब हम आ जाते हैं मेन फार्मूले पर। आपको पता होना चाहिए क्यू इक्वल टू एन ई होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। क्यों क्या है, क्यों क्या है भाई, क्यों एक आपका आवेश है, क्यों आवेश है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कितना त्यागा गया इलेक्ट्रॉन, कितना ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन, वह है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना है। बस अब आ जाते हैं कूलाम के नियम पर, लास्ट टॉपिक, बस कहानी खत्म। आज आवेश पढ़ के खत्म करते हैं। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम समझना बहुत ही आसान है। कूलाम के नियम में कुछ नहीं है, बस दो ठो आवेश ले लो, दो ठो आवेश ले लो, तो दोनों आवेश को एक दूसरे के पास रख दो, लगभग पास में रख दो, क्योंकि आपको पता है कोई भी आवेश होता है अगर उसको जूम करके देखेंगे भाई तभी दूर दूर दिखेगा, नहीं तो कोई भी आवेश होता है। आप खुद दिमाग से सोचो कि हम पानी के कण को देख नहीं पाते हैं, लेकिन कहते हैं ठोस जो होता है, ठोस वस्तुएं होती हैं उससे दूर दूर पानी के कण होते हैं। सोच लो, जब पानी के कण को हम एक कण को नहीं देख पाते हैं क्योंकि एक बूंद में पता नहीं कितना करोड़ कण होंगे, तो ठोस वस्तु के कण को कैसे देख पाएंगे। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी, जो गैस होंगे, और कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसमें होगा, जो ठोस होगा। भाई उसको कण इतने पास होते हैं उसे कंप्रेस कर ही नहीं सकते, कितना करोगे, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। यानी कूलाम का नियम यह कहता है अगर कोई दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, इन दोनों के आवेश, मतलब कोई दो एक तरह से कह लीजिए दो आवेश हैं जिसका आवेश कितना है, Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल है, उनके आवेशों के गुणनफल को, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपात उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझना, इसका मैं प्रूफ लाया हूं आपके साथ। यह देखिए, पहले बोला गया कि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, r है। अब बोला गया बताओ कैसे निकालें हम, निकालने का तरीका देखना, बल निकालना है ना, आवेशित बल निकालना है, हमें F निकालना है, बल आप निकाल रहे हो, दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला गया Q1 Q2 के, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को आप गुणा करा दो, जैसे ही इन दोनों का मैं गुणा कराऊंगा तो यहाँ पे एक निकल के आएगा, F के बराबर यह भी है, F के बराबर यह भी है। तो मैंने देखा कि बोला गया यही कूलाम के नियम में कि इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, सॉरी इनके बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। उन दोनों का गुणा कर देंगे तो दोनों को मिक्स कर देंगे, बस बात खत्म। यानी कि F Q1 इंटू Q2 अपान में R का स्क्वायर, यह चीज आ गया सामने आपके। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर है। भैया ये व्युत्क्रमानुपाती का जो सिग्नेचर है, साइन है, इसको हटना चाहिए। तो यानी कि F इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, यह हटेगा तो एक K कांस्टेंट आता है, एक K के रूप में कांस्टेंट आता है। वो K जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस K का मान पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी, तो याद रखना। बहुत डीपली हम चले जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन दिमाग में रखना, ऐसे पढ़ाते हैं थोड़ा बच्चों को तो हटने का मन नहीं करता। मतलब आज आपका आवेश खत्म, इसके बाद हम कल विद्युत धारा लेकर आएंगे, वो भी खत्म। तो K की वैल्यू पूछा जाता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। ये जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 में जो एप्सिलॉन 0 है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी पूछता है। अगर K का मान पूछा जाता है आपसे तो 9 × 10 के पावर 9 बता देंगे। K का मान पूछा जाता है तो 9 × 10 के पावर 9 बता देंगे।
देखिए भाई इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। अगर इधर के है, अगर के को एक तरफ कर दें, ये एफ है या आर स्क्वायर है, एफ या इधर आएगा तो आर स्क्वायर में बदलेगा, ये कुलाम कुलाम बन के कुलाम का स्क्वायर यानी Q1 इंटू Q2 नीचे आ जाएगा। तो बता दो इसका मात्रक के का क्या होगा मात्रक, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर का स्क्वायर, क्योंकि भाई दूरी है तो मीटर का स्क्वायर है ना होगा, अपान में भाई Q1 Q2 है दोनों गुलाम है तो गुलाम का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। यह होता है के का मात्रक होता है, याद रखना भाई, है ना। के का मात्रक यानी इस पूरे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, इस पूरे का मात्रक। अब अगर आपसे पूछ दे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो में केवल एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बता दो, तब देखना कैसे निकालते भाई, ये चीजें नोट करते चलना। आपको हमने कितना बता दिया, इतना चीजें। अब अगर पूछ ले एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बता दो तो आप बता देंगे भाई, देखना यह के है और यह वैल्यू कांस्टेंट है, 1/4 पाई तो कांस्टेंट है इंटू 1/एप्सिलॉन जीरो, ये तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है मेरे भाई। अगर इसको इधर पलटी मार दें, इसको इधर मार दें भाई, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, यानी कि जो के का मात्रक है उसी को उलट दो तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, यानी एप्सिलॉन जीरो विद्युत जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर एक सवाल आता है भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो भाई बहुत आसान है, निकाल सकते हो यहाँ से, 4 पाई को उधर ले जाकर पटक दो और एप्सिलॉन जीरो को इधर कर दो, बस बात खत्म। तो यानी कि इसका मात्रक क्या होता, इसका वैल्यू क्या होता, डायरेक्ट लिखिए 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस में 12, क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 गुलाम स्क्वायर अपन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो साथ में दोनों लोग टूटेंगे। धन्यवाद।